नमस्कार दोस्तों, हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इस लेक्चर सीरीज़ में हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चरक संहिता की चरक न्यास टीका के टीकाकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि चरक संहिता पर किस किस टीकाकार ने कौन कौन सी टीका लिखी है। तो जैसे बटार हरिश्चंद्र ने चरक न्यास लिखी है, जेजट ने निरंतर पद व्याख्या लिखी है, स्वामी कुमार ने चरक पंजिका, चक्रपाणी आयुर्वेद दीपिका, शिवदास सेन तत्व चंद्रिका, योगेंद्र नाथ सेन चरक उपस्कार, गंगाधर राय जल्प कल्पतरु और ज्योतिष चंद्र सरस्वती चरक प्रदीपिका। तो अगर हमें ये सारी एक्सप्लेनेशंस याद हो जाएं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत ईज़िली उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। कई बार टीकाकार का नाम देकर टीका पूछ ली जाती है और कई बार टीका देकर टीकाकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में चरक न्यास टीका के बारे में पूछा गया है। तो चरक न्यास के जो टीकाकार हैं वो डलहन तो नहीं हैं, क्योंकि चरक संहिता पर डलहन ने कोई भी टीका नहीं लिखी। बटार हरिश्चंद्र ने जो है वो चरक न्यास टीका लिखी है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शिवदास सेन ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम तत्व चंद्रिका है और गंगाधर राय ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम जल्प कल्प तरु है। तो इसलिए जब हम अपना एक करेक्ट आंसर लगा लेते हैं उसके बाद भी जितनी ऑप्शंस होती हैं उनको हमें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमें चीज़ें हैं वो बहुत ही ईज़िली याद हो जाती हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता पर चक्रपाणी की टीका कौन सी है? तो जैसे चरक पंजिका है, तो चरक पंजिका टीका जो लिखी है ये स्वामी कुमार ने लिखी है। तत्व चंद्रिका टीका जो है ये टीका शिवदास सेन ने लिखी है। और जो भानुमति टीका है ये चरक संहिता पर नहीं लिखी गई, अभी तक ऐसी कोई भी टीका हमने नहीं पढ़ी है। ये टीका सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है और इसके बारे में हम अपने अगले आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। और चक्रपाणी के द्वारा जो चरक संहिता पर संस्कृत भाषा में टीका लिखी गई है वो आयुर्वेद दीपिका लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चरक संहिता के टीकाकार कौन हैं। यहाँ पर किसी भी टीका का नाम नहीं दिया गया, ऐसा पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चरक संहिता पर टीका लिखी है। तो इंदु ने कोई भी हमने देखा कि टीका चरक संहिता पर नहीं लिखी, निमि ने भी कोई भी टीका चरक संहिता पर नहीं लिखी, डलहन ने भी कोई टीका चरक संहिता पर नहीं लिखी और योगेंद्र नाथ सेन हैं जो वही एक इन ऑप्शंस में से व्यक्ति हैं जिन्होंने चरक संहिता पर टीका लिखी है और इनकी टीका का नाम चरक उपस्कार है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चरक संहिता की जल्प कल्प तरु के टीकाकार कौन हैं। तो डलहन ने कोई भी टीका चरक संहिता पर नहीं लिखी, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बटार हरिश्चंद्र ने हमने अभी देखा जो टीका लिखी है उस टीका का नाम चरक न्यास है और शिवदास सेन ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम तत्व चंद्रिका है और इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है गंगाधर राय, और गंगाधर राय ने ही जो है जल्प कल्प तरु नाम की जो टीका है चरक संहिता पर लिखी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन हैं। तो निरंतर पद व्याख्या जो टीका चरक संहिता पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसके जो टीकाकार हैं वो जेजट हैं। जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है, लेकिन फिर भी हम जो है दूसरे ऑप्शंस को ज़रूर देखेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर बी है। जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें गंगाधर राय लिखा हुआ है, तो गंगाधर राय ने हमने पहले भी 2-3 बार देख लिया जो टीका लिखी है उसका नाम जल्प कल्प तरु है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। और जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें हमारा ऑप्शन सी है, उसमें जोगेंद्र नाथ सेन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि जोगेंद्र नाथ सेन ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम चरक उपस्कार है और चरक पंजिका जो है किसी टीकाकार का नाम ही नहीं है, ये तो एक टीका का नाम है और ये टीका स्वामी कुमार
के द्वारा चरक संहिता पर लिखी गई है, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चरक और सुश्रुत दोनों के टीकाकार कौन है। देखिए यहाँ पर जो सुश्रुत वर्ड आया है ये इससे हमें यहाँ से काट देना है, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि चरक और सुश्रुत दोनों के टीकाकार कौन है, कौन सा व्यक्ति है जिसने चरक और सुश्रुत दोनों पर टीका लिखी है। तो डलहन ने हमें पता है कि चरक पर कोई टीका नहीं लिखी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। गंगाधर राय ने चरक पर टीका लिखी है लेकिन सुश्रुत पर टीका नहीं लिखी। गंगाधर राय के द्वारा चरक पर लिखी हुई टीका का नाम जल्पकल्पतरु है। जोगिंदर नाथ सेन ने चरक संहिता पर टीका लिखी है। सुश्रुत संहिता पर इन्होंने कोई टीका नहीं लिखी। इनकी चरक पर लिखी हुई टीका का नाम जैसा कि आपको पता है चरक उपस्कार है, और इनमें से चक्रपाणि ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों पर टीका लिखी है। तो चक्रपाणि ने जो चरक पर टीका लिखी है उसका नाम आपको पता है आयुर्वेद दीपिका है, लेकिन सुश्रुत पर चक्रपाणि ने कौन सी टीका लिखी है इसके बारे में हम अब अपनी एक्सप्लेनेशन में पता करते हैं। देखिए चक्रपाणि जो हैं ये आयुर्वेद के एक बहुत बड़े राइटर हैं। इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इनके जितने भी ग्रंथ हैं उनको देखेंगे, परंतु यहाँ पर हम जो चरक के ऊपर इनकी टीका है और सुश्रुत के ऊपर इनकी लिखी हुई टीका है उसको ज़रूर देख लेते हैं। चरक के ऊपर इन्होंने आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है, और ये इतनी अच्छी टीका इनके द्वारा लिखी गई कि इनको एक उपाधि दी गई। इनको चरक चतुरानयन के नाम से नवाजा गया जब इन्होंने चरक के ऊपर आयुर्वेद दीपिका नाम की टीका लिखी। तो आपको पता है जब कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है तो उसको एक ख़ास नाम दे दिया जाता है। जैसे महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आज़म कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार चक्रपाणि को चरक के ऊपर टीका लिखने के कारण चरक चतुरानयन कहा गया। तो बाद में चक्रपाणि ने एक सुश्रुत के ऊपर भी टीका लिखी जिसका नाम भानुमति है। तो ये भी टीका बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इनको एक और नाम दिया गया सुश्रुत सहस्रनयन। तो चक्रपाणि ने 2 टीकाएं लिखी, तो एक टीका के लिए इनको चरक चतुरानयन और सुश्रुत के ऊपर टीका लिखने के कारण इनको सुश्रुत सहस्रनयन, ये 2 उपाधियों से इनको जो है निवाजा गया है। इस प्रकार चक्रपाणि, चरक चतुरानयन और सुश्रुत सहस्रनयन ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान के कितने अध्याय हैं, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर हम तब दे सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सुश्रुत संहिता जो किताब है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुश्रुत संहिता में क्या क्या दिया गया है। तो जो सुश्रुत संहिता किताब है इसके 2 भाग हैं। ये किताब एक ही है परंतु फिर भी इसके 2 भाग हैं। जैसे कोई एक बड़ी किताब होती है उसको फाड़कर उसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, ऐसे ही सुश्रुत संहिता के भी 2 भाग हैं। तो पहले भाग में 5 स्थान दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और जो दूसरा भाग है इसको उत्तर तंत्र कहा जाता है, उत्तर तंत्र। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला भाग है उसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्थान दिए गए हैं और उनके नाम क्या क्या हैं और उनमें दिया क्या गया है। तो सबसे जो पहला स्थान है उसका नाम है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में के अंदर पूरे 46 अध्याय हैं, और आयुर्वेद कैसे बना है, कैसे आगे पहुंचा है, और आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का आदेश क्या है, ऐसी जो बातें हैं इनको मौलिक सिद्धांत कहा जाता है। जो सर्जरी करके, ऑपरेशन करके मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है उसे शल्यकर्म कहा जाता है, और उसके लिए जो भी कैंची, ब्लेड, सुई, धागा, ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन सभी को उपकरण कहा जाता है, या फिर उन चीज़ों को यंत्र शस्त्र कहा जाता है। आयुर्वेद में जो तेज़ाब होता है, एसिड होता है, उससे भी कई बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे क्षार कहा जाता है। बहुत सी बीमारियों का ट्रीटमेंट अग्नि यानी आग से किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को गर्म करके, उसको जो है गर्म करके जो दर्द वाला स्थान होता है वहाँ पर लगाया जाता है, और पीड़ा का, दर्द का, पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो जलौका है जिसे इंग्लिश में लीच कहा जाता है, लीच एक पानी में रहने वाला जीव होता है, जानवर होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो गंदे खून के कारण हुई है तो जलौका उसके शरीर पर चिपका दी जाती है और वो गंदा खून खींच लेती है, और उसके बाद वो जो व्यक्ति है स्वस्थ हो जाता है। तो जलौका
किस प्रकार से लगानी चाहिए, कैसे इसको हटाना है, कौन कौन सी बीमारियों में लगानी है, ऐसी बातें जो इसमें बताई गई हैं। अरिष्ट विज्ञान का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसके शरीर में कौन कौन से ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिनको देखकर जो डॉक्टर है वो बता देता है कि इस व्यक्ति का जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लो ये अब नहीं बचेगा। तो इसे अरिष्ट विज्ञान कहते हैं। द्रव्य कहते हैं मेडिसिन को, जैसे कोई भी आयुर्वेद की मेडिसिन है, सौंफ है, हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, इस प्रकार की जितनी भी मेडिसिन हैं उनको द्रव्य कहते हैं। और उनके क्या गुण हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, इसे द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सूत्र स्थान के जो 46 अध्याय हैं उनमें बताई गई हैं। देखते हैं हम इसके बाद पहले भाग का दूसरा स्थान। तो जो दूसरा स्थान है उसका नाम निदान स्थान है। इसके 16 अध्याय हैं और निदान का मतलब होता है रोगों के कारण, और इस स्थान में रोगों के जितने भी कारण हैं उनके बारे में बड़ी ही विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरे स्थान का नाम शरीर स्थान है और इसके 10 अध्याय हैं। सृष्टि कैसे बनी है इसका वर्णन, और साथ में शरीर रचना विज्ञान, शरीर की बनतर कैसी है, शरीर में कौन कौन से अंग हैं, शरीर में कौन कौन से अंग हैं, उनकी गिनती कितनी है, शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी नालियां हैं, इन सब का जो वर्णन है, इन सब चीज़ों का वर्णन वो शरीर स्थान के इन 10 अध्यायों में किया गया है। चौथे स्थान का नाम चिकित्सा स्थान है और इसके अंदर जो है 40 अध्याय दिए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से कैसे बीमारियों को ठीक किया जाता है, कैसे ऑपरेशन करके किन बीमारियों में ऑपरेशन किया जाता है, ऐसी बातें बताई गई हैं। सेहतमंद व्यक्ति सेहतमंद ही रहे उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको रसायन कहा जाता है। शादीशुदा जोड़े को जिन दवाइयों से बच्चा पैदा होता है उसको वाजीकरण कहा जाता है। पंचकर्म में 5 काम आते हैं। शरीर के ऊपर के भाग से दवाई देकर उल्टी लगाकर बीमारियों को बाहर निकालना पहला। दूसरा, दवाई देकर शरीर के नीचे के रास्ते से दस्त लगाकर लूज मोशन लगाकर बीमारियां बाहर निकालना। तीसरा, पेशाब के रास्ते से दवाई देकर पेशाब के साथ बीमारियों को बाहर निकालना। चौथा, नाक के अंदर दवाई डालकर छींकें लाकर बीमारियों को बाहर निकालना। पांचवा, सुई की सहायता से गंदा खून निकालकर बीमारियों को बाहर निकालना। इन्हें पंचकर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जितनी भी चीज़ें हैं इतनी ये सारी चिकित्सा स्थान के जो 40 अध्याय हैं इनमें बताई गई है। 5वें स्थान का नाम कल्प स्थान है। इसके 8 अध्याय हैं। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, पॉइजन खा लेता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे अगतंत्र कहते हैं। विष का मतलब जहर होता है। कौन कौन सी चीज़ें जहरीली होती हैं, विष होती हैं, तो इन सब का जो वर्णन है वो कल्प स्थान के इन 8 अध्यायों में किया गया है। तो इस प्रकार हमने जो है सुश्रुत संहिता के पहले भाग को जो है देख लिया है कि इसमें 5 स्थान हैं और उनको हमने देख लिया है। जो दूसरा भाग है जिसे उत्तर तंत्र कहते हैं उसके अंदर 66 अध्याय हैं। जितने भी गर्दन के ऊपर के रोग होते हैं, नाक के रोग, कान की बीमारियां, गले की बीमारियां, आँखों की बीमारियां, इन्हें शलाक्य कहा जाता है। बिना सर्जरी के, ऑपरेशन के बिना दवाई देकर ही सिर्फ बीमारियों को ठीक करने को कायिक चिकित्सा कहा जाता है। बच्चों की बीमारियों के ट्रीटमेंट को कमार भृत्य कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में भूत प्रवेश कर जाए तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसे भूत विगा कहा जाता है। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों का जो वर्णन है वो उत्तर तंत्र में किया गया है। तो जो पहला भाग है उसमें 5 स्थान जो हमने देखे, SNSCK, सूत्र स्थान के 46, निदान स्थान के 16, शरीर स्थान के 10, चिकित्सा स्थान के 40 और कल्प स्थान के 8 अध्याय। तो अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो इनका जो जोड़ है वो 120 बनता है और उत्तर तंत्र के 66 अध्याय इसमें जोड़ दिए जाएं तो ये दोनों का जोड़ जो है वो 186 बनता है। तो इस प्रकार इन दोनों भागों में जो अध्यायों की संख्या है वो 186 है। तो अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर छोड़ गए थे उसको, कि सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान के कितने अध्याय हैं। तो हमने देखा कि SNSC के सूत्र स्थान के जो अध्याय हैं वो 46 हैं, निदान स्थान के अध्याय 16 हैं, शरीर स्थान के 10, चिकित्सा स्थान के 40 और कल्प स्थान के 8। तो
यहाँ पर 4 दिया है तो 4 तो किसी भी स्थान में नहीं है, ऑप्शन गलत है। 6 दिया है, 6 भी किसी स्थान में नहीं है। 7 दिया है, 7 भी किसी स्थान में नहीं है। और शरीर स्थान के जो अध्याय हैं हमने अभी देखा कि 10 है, इसलिए हमारा जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार सभी ऑप्शंस को देखते हुए हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने स्थान हैं, तो हमने देखा कि SNSC सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा, कल्प 1 2 3 4 5 स्थान है। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सुश्रुत संहिता में 5 स्थान हैं और दूसरे दोनों ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। तो हमने अभी देखा कि पहले भाग में 120 प्लस उत्तर तंत्र में 66, तो ये 186 हुए। तो 180 गलत ऑप्शन है, 140 भी गलत है, 80 भी गलत है। तो जो लास्ट हमारा ऑप्शन है 186, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लेक्चर नंबर 1 से जाकर पहले सभी वीडियोस देखें, तो फिर आपको जो है सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, कल भी इस चीज़ को मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको येलो कलर में, पीले रंग में हाईलाइट किया जाता है। जो ऑप्शंस होती हैं उनको जो है ब्लैक कलर में, यहाँ तो ऑप्शंस पीले कलर में ही आ गई, लेकिन बाकी के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शंस जो हैं वो ब्लैक कलर में हैं। तो जो भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो सभी की सभी ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।